Very good afternoon, everyone. Welcome to the Thought Tree. We are here with the Hindu analysis of 24th Feb. Our prelims question of the day is James Webb, recently seen in news, which we have covered also in our current affair analysis, is what? इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है. ये एक नाम बहुत अभी न्यूज में था, हमने डिटेल में कवर भी किया था. जेम्स वेब. ऑप्शन ए, इट इज अ न्यू कोरोना वेरिएंट टेस्टिंग टूल किट. एक नई टूल किट आई है कोरोना वेरिएंट टेस्ट करने की, या ये कोई स्पेस टेलीस्कोप है, या कोई सैटेलाइट है लॉन्च्ड बाय नासा, और अ न्यू मॉडल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. इन चारों में से आपको बताना है जेम्स वेब क्या है. ठीक है, अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है आंसर. तो पहली जो हमारी न्यूज है, इट इज इम्प्रूवमेंट इन सर्विसेज. बेसिकली एडिटोरियल वाला पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट. इसमें एम्फेसाइज किया गया है कि इंडिया को अपने सर्विस सेक्टर को इम्प्रूव करने की जरूरत है. ठीक है, एक तो हमने ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड की डिबेट की थी पहले क्लास में. ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के डिफरेंसेस भी हमने किए हुए हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं. तो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको सिर्फ गुड्स के लिए डेवलप नहीं करना, सर्विसेज के लिए भी डेवलप करना है, क्योंकि सर्विस सेक्टर इज द न्यू ग्रोइंग सेक्टर. ठीक है, सर्विस सेक्टर बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया की जीडीपी में, तो वी हैव टू कंट्रीब्यूट इन इट्स डेवलपमेंट. ओके, तो यहाँ पर बात क्या की गई है, ऑथर ने कहा है यू नीड टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी भी डेवलप करने का बहुत स्कोप है, बहुत जरूरत है. ठीक है, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पर बात की गई है. इलेक्ट्रिसिटी की बात क्यों की गई है? सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज को हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे हेल्थ सर्विसेज हो गई, एजुकेशन हो गई, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी हो जाती है. और ड्यू टू पेंडेमिक आपने देखा होगा ज्यादातर चीजें ऑनलाइन हो गई, खासकर एजुकेशन. ठीक है, तो दिस शिफ्ट टू ऑनलाइन एजुकेशन हैज रिक्वायर्ड अ लॉट a huge consumption of electricity. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ जनरेशन नहीं, उसकी सप्लाई भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, टाइमली सप्लाई, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा पावर कट्स हो रहे हैं. तो सर्विस सेक्टर जैसे हमारा हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर में तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. क्यों? क्योंकि हेल्थ सेक्टर में कुछ मशीन्स होती हैं जो उससे ऑपरेट करती हैं, तो ट्रीटमेंट ही अफेक्ट हो जाएगा ना. मान लो कोई इमरजेंसी में है, इमरजेंसी में ट्रीटमेंट चल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर सप्लाई होना रिमोटेस्ट एरियाज तक इन सर्विसेज को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है. तो अगर हम चाहते हैं कि हेल्थ सर्विसेज जो है हमारी वो एकदम रिमोट एरियाज तक पहुंचे, लोगों को ट्रीटमेंट हर जगह मिले, एजुकेशन हर जगह मिले, तो उसके लिए वी नीड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी पे यहाँ पर्टिकुलरली फोकस किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी एट हेल्थ सेंटर्स एज वेल. Then we have this FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स. तो बेसिकली FTAs बार बार न्यूज में है क्योंकि इंडिया ने साइन किया है. ठीक है, अभी अभी यूएई के साथ भी साइन किया है, और FTA की तरफ इंडिया की अप्रोच धीरे धीरे बढ़ रही है. इससे पहले इतना देखने को नहीं मिल रहा था. तो ये आप अपना IR का प्रोबेबल क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो मेंस में, कि हमारा जो अप्रोच है, इंडियन अप्रोच जो है ट्रेड को लेके, वो और लिबरल होता जा रहा है. उसके क्या क्या फायदे हैं, या क्या बैकग्राउंड है, क्या रीजंस है जिनकी वजह से इंडिया ये सब कर रहा है, तो उसको हम एक बार देखते हैं. इट इज इंडियाज न्यू अप्रोच, राइट, नई अप्रोच है. न्यूज में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली अभी यूएई के साथ साइन किया था, साइंड विद यूएई. यूएई जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इंडिया का, याद रखना. यूएई बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड लार्जेस्ट आप देख सकते हो. तो यूएई इज बेसिकली थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया. तो उसके साथ साइन किया, इसका मतलब कितना वॉल्यूम जो है आप देखो इंक्रीज हो सकता है. FTA, अच्छा FTA बेसिकली होता है क्या है, ये देख लेते हैं एक बार. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बेसिकली दो चीजें होती है, एक तो नो टैरिफ है ना, या नो कोटा, या मिनिमल टैरिफ. ओके, नो टैरिफ, नो कोटा और मिनिमल टैरिफ. तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेसिकली जिन भी कंट्रीज में साइन होता है, 2 कंट्रीज, 2 से ज्यादा कंट्रीज में भी साइन हो सकता है,
तो उनमें क्या डिसाइड किया जाता है, टैरिफ नहीं लगेगा। टैरिफ क्या होता है, जब आप इंपोर्ट करते हो कोई गुड आता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है आपकी कंट्री में आने के लिए, वो टैरिफ होता है। तो जब आप टैरिफ हटा दोगे तो ज्यादा इंपोर्ट करोगे, ठीक है, ज्यादा इंपोर्ट करोगे। अब ये सोचना पड़ता है, ऐसे आप अंधे होके नहीं साइन कर सकते एफटीए। आपको पहले देखना पड़ता है कि क्या अगर हम टैरिफ हटा दें किसी पर्टिकुलर गुड पे से, तो उसके हमारे ज्यादा इंपोर्ट करने से हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को नुकसान तो नहीं है। ये एनालिसिस करने के बाद ही कोई कंट्री साइन करती है। अगर, क्योंकि जिनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, वो कंट्रीज लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगी और एक्सपोर्ट करेंगी। आप उनसे इंपोर्ट कर रहे हो तो अगर वो चीपर होंगे, ठीक है, आपके गुड के कंपैरिजन में जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुआ है, तो कंज्यूमर्स कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इंपोर्टेड आइटम्स पे। तो आपके प्रोड्यूसर्स का क्या होगा, जो जो प्रोडक्शन हो रखा है इकोनॉमी में उसका क्या होगा, उसकी कोई डिमांड नहीं करेगा तो सप्लाई कट होने लग जाएगी, धीरे धीरे आपकी जीडीपी गिरेगी, ठीक है। तो ये सारा एनालिसिस करने के बाद डिसाइड किया जाता है। तो नो टैरिफ एक वो तरीका होता है, एक होता है कोटा रेस्ट्रिक्शन। कोटा ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, क्यू यू से आपको याद रखना है क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी। क्वांटिटी में बेसिकली क्या है कि या तो आप टैक्स के थ्रू इंसेंटिव कर रहे हो, टैक्स हटा के या टैक्स कम करके। कोटा रेस्ट्रिक्शन में आप कोई भी मतलब क्वांटिटी, एक होता है टैक्स के थ्रू रेस्ट्रिक्ट करना, एक होता है क्वांटिटी के थ्रू, ठीक है। जब क्वांटिटी के थ्रू रेस्ट्रिक्ट करते हैं मतलब किसी गुड की इतनी क्वांटिटी से ज्यादा आप नहीं इंपोर्ट कर सकते या एक्सपोर्ट कर सकते, ठीक है, तो वो होता है कोटा रेस्ट्रिक्शन। तो अगर ये हटा दिया तो कितने भी क्वांटिटी का आ सकता है। अगेन रिस्क, वो डिपेंड करता है किस चीज के इंपोर्ट की बात हो रही है ना। देन मिनिमल टैरिफ, या तो हटा दो या रिड्यूस कर दो। रिड्यूस करने से भी क्या होगा, पहले से ज्यादा आप इंपोर्ट करोगे उस चीज को, इंपोर्टर ज्यादा इंपोर्ट करेंगे। तो एफटीए बेसिकली ये होता है। अब इंडिया की शिफ्ट जो अप्रोच है वो शिफ्ट हो रही है एफटीए की तरफ, बहुत एफटीए को इंडिया देख रहा है, साइन कर रहा है। तो इंडिया इज ओपनिंग अप मोर, ठीक है, इंडिया इज ओपनिंग अप मोर। इंडिया बहुत ज्यादा ओपन हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हमारी ही ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। कैसे, इंडिया ओपन हो रहा है। जब हम ओपन नहीं होते तो उसका क्या रीजन होता है, हम अपने अभी प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि अभी वो उतना डेवलप नहीं हुए हैं, उनके पास उतना कॉम्पिटिटिव एज नहीं है। अगर हम ओपन ज्यादा हो रहे हैं इसका मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत कॉम्पिटिटिव एज है, हम ओपन हो रहे हैं ना, हमारे प्रोड्यूसर्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये हमारी ग्रोथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो डेवलप हो रहे हैं, उनको अब थ्रेट नहीं है फॉरेन गुड्स, यानी हमारे पास भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या कॉम्पिटिटिव एज है, ठीक है। तो ये हमारी ही ग्रोथ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इंक्रीजेस। अच्छा, एफटीए साइन करने से प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी, सिंपल है। पहले आप कम कहीं से इंपोर्ट करते थे, ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हो, अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी और उस चीज की डिमांड थी, अब डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई लिमिटेड थी, तो प्राइसेस ज्यादा हो जाती हैं। अगर पहले सपोज सप्लाई इतनी थी, डिमांड कांस्टेंट है, ठीक है, ओके, या डिमांड बढ़ गई किसी चीज की, सप्लाई कांस्टेंट है, ये नया डिमांड कर्व है, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी ना उस गुड की, प्राइसेस, राइट, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। प्राइसेस बढ़ गई, अब आप क्या कर रहे हो, आप इंपोर्ट कर रहे हो क्योंकि आपके यहाँ सपोज प्रोड्यूस नहीं होता वो, ठीक है, आप इंपोर्ट कर रहे हो, सप्लाई भी बढ़ जाएगी, ओके, तो वापस प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। तो अवेलेबिलिटी बढ़ने से क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन हो रहा होगा उस पर्टिकुलर गुड की वजह से, तो वो इन्फ्लेशन का इफेक्ट वापस खत्म हो जाएगा, एक नया प्राइस लेवल डिसाइड होगा जो वापस नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इन्फ्लेशन भी आप मिटिगेट कर सकते हो बाय दिस मेथड। टेक्निकल नॉलेज इंक्रीजेस। अच्छा, अब इससे टेक्निकल नॉलेज भी इंक्रीज होती है। टेक्निकल नॉलेज कैसे इंक्रीज होगी, जब आप ओपन करते हो, नई नई चीजें आती है आपके पास, नई मशीनरी आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है ना, उससे आप नई टेक्नोलॉजी बना सकते हो। एक कंसेप्ट होता है री इंजीनियरिंग। री इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग क्या होता है, किसी भी टेक्नोलॉजी को आप अगर नई नहीं बना पा रहे
तो आप उसको खोल खाल के सारा जो भी मशीन है उसी को समझते हो कि ये कैसे बनी और फिर उसकी एक रेप्लिका बनाते हो या उसके बेसिस पे नहीं बनाते हो, तो उसको बोलते हैं री इंजीनियरिंग ऑफ गुड्स, उसी को री इंजीनियर कर रहे हो, है ना। तो अगर आपके पास कोई नई मशीन आ रही है, नया प्रोडक्ट आ रहा है, तो उसे आप री इंजीनियरिंग कर सकते हो, उसमें एड ऑन करके उससे नई टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर सकते हो, स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी जिनको बोलते हैं, स्पिन ऑफ। ओके, ऑलराइट। तो ऐसे टेक्निकल एडवांटेज भी हमको एफटीए से मिलता है। ये सारे एडवांटेजेस जो हैं ये इंडिया अब रीप करना चाहता है, इन पे इसका हमारा फोकस जो है वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। लैक ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज नेसेसरी टू इंटरलिंक दी टू मिटिगेट शॉक्स। अब देखो क्या होता है, किसी भी कंट्री में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। अगर इंडिया में सपोज इंडिया के पास पेनिनसुला भी है, लैंड भी है, माउंटेन भी है, हर टाइप का क्लाइमेट है, तो रिसोर्सेज काफी डाइवर्स हैं। कुछ कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक्ड होती है, जिनके पास वाटर से रिलेटेड रिसोर्स नहीं होते। कुछ होती है जो आइलैंड कंट्रीज होती हैं, जिनके पास ज्यादा लैंड से, डेजर्ट से रिलेटेड रिसोर्सेज नहीं होते, है ना। कुछ कंट्रीज होती है जिनके पास वेजिटेशन ज्यादा नहीं होती, कुछ होती है जिनके पास दुनिया के सबसे घने जंगल होते हैं, अमेजोन फॉरेस्ट, ब्राजील। तो ऐसे रिसोर्सेज की डिस्पैरिटीज की वजह से आपको जरूरत तो हर टाइप के रिसोर्स की पड़ेगी ना डेवलपमेंट के लिए, डिमांड तो हर टाइप के गुड की होगी, तो आपका इंटरलिंक होना जरूरी है। आप रिसोर्सेज तो नहीं बना सकते ना नए, आपको कहीं ना कहीं से उनको लेने पड़ेंगे, उनके बेसिस पे आप प्रोडक्ट्स बनाओगे, ठीक है। तो इंटरलिंक होना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम और कंज्यूमरिस्ट होते जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए गुड्स की हमारी डिमांड बढ़ती जा रही है और रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, तो हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है। इसी को हम भी अपने लिए अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। इंडिया इज अ वेरी वेरी डाइवर्स कंट्री इन रिसोर्स अवेलेबिलिटी, हमारे पास ऑलमोस्ट हर तरीके के रिसोर्स अवेलेबल है, भले ही कम हो, थोड़े कुछ ज्यादा हैं कुछ कम है, लेकिन हैं, है ना। इंडिया बहुत ब्लेस्ड है इस चीज में। तो हमारे पास जब हम किसी के साथ एफटीए साइन करेंगे तो हमको भी तो उनका मार्केट मिलेगा ना, तो हमको उनका मार्केट मिलेगा, हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो हमारी अर्निंग होगी, हमको फॉरेन करेंसी मिलेगी, फॉरेक्स रिजर्व्स हमारे पास इंप्रूव होंगे। ओके, तो और दूसरा शॉक्स को मिटिगेट करने के लिए, जैसे पेंडेमिक आ गई या कोई भी नेचुरल कैलामिटी है, डिजास्टर है, कुछ क्रॉप फेलियर है, तो किसी भी टाइप का शॉक किसी भी कंट्री में लग सकता है, कोई इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो हो सकता है आपके पास एनफ रिसोर्सेज ना हो अपने लोगों को खाना पीना बेसिक नेसेसिटीज देने के लिए, तो उस टाइम आपके पास एनफ करेंसी होनी चाहिए फॉरेन की, आप दूसरे से ले सको, ठीक है, या एनफ आपके पास ऐसे ट्रेड रिलेशंस होने चाहिए कि आप इंपोर्ट कर सको एट द टाइम। सो गिवन ऑल दीज नीड्स एंड नेसेसिटीज, एफटीए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत अच्छा एक एडिटोरियल आया था, ये रिडक्शनिस्ट अप्रोच बेसिकली क्या कहता है कि जो कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं, ठीक है, कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या होती हैं, जो फैल जाती हैं, ठीक है, जो फैलती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन, वो कम्युनिकेबल होती है, जैसे कोल्ड, वायरल, है ना, कोरोना, ये सब कम्युनिकेबल डिसीजेस है विच स्प्रेड्स, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं है, सब आपको पता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर में आपके पास लिखा हुआ है, तो ऐसा मीन्स में आप लिख सकते हो या ऐसे में भी लिख सकते हो। तो ऑथर ने यहाँ हाईलाइट किया है कि कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए आपको पॉपुलेशनिस्ट अप्रोच चाहिए। पॉपुलेशनिस्ट अप्रोच मतलब आपको पूरी पॉपुलेशन को बचाना है ना उससे, तो कम्युनिकेबल डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए आपके पास पर्टिकुलर ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए जो पॉपुलेशनिस्ट अप्रोच रखती हों, यानी पूरे पॉपुलेशन को, क्योंकि एक को बचा के पॉपुलेशन को पूरा फैलेगा ना, वो कम्युनिकेबल है, ठीक है। तो पॉपुलेशनिस्ट अप्रोच आपकी होनी चाहिए कि अगर पॉपुलेशन अफेक्ट होती है तो क्या होगा, अफेक्ट ना होने दें उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ऐसे डिजीजेस के लिए आपके पास पर्टिकुलरली ऐसे कुछ टूल्स होने चाहिए जो पॉपुलेशन स्प्रेड को चेक कर सके, ताकि कोरोना जैसी महामारियां ना हो, ठीक है। दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में यहाँ पे। तो नॉन कम्युनिकेबल क्या होती है, जो फैलती नहीं है, ठीक है, जैसे कोई हार्ट डिजीज है आपको, या कुछ आपके ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम है वर्किंग में, तो वो फैलेगा नहीं ना, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ना। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में आपको कैसी अप्रोच चाहिए, इंडिविजुअलिस्टिक। कैसी अप्रोच चाहिए, इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। तो ये कुछ अच्छे से आप लिख सकते हो मीन्स में, मतलब आपको ये देखना इंडिविजुअल को कैसे ठीक करना है। अब इसमें आपको पॉपुलेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, एक इंडिविजुअल को ठीक करना है क्योंकि उससे दूसरे पे नहीं फैलेगा। तो ऐसे हर डिजीज की आपके पास एक सॉलिड अप्रोच होनी चाहिए ट्रीट करने के लिए, है ना। देन वी हैव दिस गोलान हाइट।
तो बेसिकली ये आपके लिए ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से एटलस का एक टॉपिक हो जाता है। गोलान हाइट का एक बार मैप मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, तो बेसिकली सीरिया और इजराइल के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज को लेके, रिवर्स को लेके, है ना। तो गोलान हाइट ये रीजन है, ये रीजन, दिस रीजन, गोलान हाइट्स, ये न्यूज में है। तो आपके लिए एटलस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कोई अगर ग्लेशियर इंपॉर्टेंट होता है, न्यूज में होता है, कोई रीजन डिस्प्यूट में होता है, तो उसकी लोकेशन भी पूछ लेता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो गोलान हाइट्स की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, कौन सी दो कंट्रीज के बीच में है, इजराइल एंड सीरिया, इजराइल एंड सीरिया। अच्छा, हाइट्स, इसका नाम हाइट्स क्यों? क्योंकि पठार है, प्लेटू है, ठीक है, एक प्लेटू है। प्लेटू हमेशा रिसोर्सेज में रिच होता है, ध्यान रखना, ठीक है। प्लेटू, जैसे इंडिया का जो सबसे रिसोर्स रिच एरिया कौन सा है? छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू। प्लेटूज आर द मोस्ट रिच रिसोर्सेज, हैव द मोस्ट रिच रिसोर्सेज। तो यहाँ पे इसको लेके इनमें डिस्प्यूट चलता रहता है, अटैक्स करते रहते हैं। तो न्यूज क्या है बेसिकली, ये देख लिया सबने, गोलान हाइट्स। है ना। तो न्यूज इज इजराइल बॉम्बार्डेड अ सीरियन टाउन नियर गोलान हाइट। ये जो गोलान हाइट है, इसके पास सीरिया का एक टाउन है, उसको इजराइल ने वहां पे कुछ बॉम्ब गिरा है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। सरफेस टू सरफेस मिसाइल क्या होती है? जो सरफेस से सरफेस पे जाती है, ठीक है। मिसाइल की भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, इनको भी हमने डिस्कस किया, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल भी डिस्कस किए। एक होती है सरफेस टू सरफेस, ये लैंड है, ठीक है, सरफेस से सरफेस पे जाएगी, ये सरफेस से सरफेस पे। एक होती है सरफेस लैंड से, या इस सरफेस से एयर पे, सरफेस से वाटर पे। तो ऐसे भी अलग अलग रेंज होती हैं। तो बेसिकली न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सी उससे बॉम्ब किया, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है गोलान हाइट जो रीजन है, अब उसके आसपास ही क्यों टेंशन चल रही है? क्योंकि गोलान हाइट एक प्लेटू है, उठा हुआ रीजन है। दूसरा, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो हाइट पे होगा, जो भी हाइट पे होगा, उसको वॉर में एडवांटेज होगा, ठीक है। सपोज दो आर्मीज हैं आमने सामने, एक आर्मी को हाइट वाला रीजन मिला हुआ है, तो दूसरी आर्मी पे अटैक करना आसान होगा ना, सब दिख जाएंगे आराम से। और ऊपर से नीचे चीज गिराएंगे, आसान होगा। नीचे से ऊपर जाना, चढ़ के फिर अटैक करना, जब कोई क्लाइंब कर रहा होगा, जब सपोज ये एक माउंटेन है, एक आर्मी यहां पर है किसी कंट्री की, ठीक है, और एक इस प्लेन पे है, एक इस प्लेन पे, ये एक एक सोल्जर यहां जाएंगे, ये आराम से टारगेट कर सकते हैं इनको, क्योंकि ये हाइट पे इनको एक एक सोल्जर दिख रहे हैं, इनको दिख नहीं रहा ऊपर कौन बैठा है, तो इनके पास हमेशा एडवांटेज होगा। तो जो हाइट वाले एरियाज होते हैं वो स्ट्रेटेजिक उनकी इंपॉर्टेंस होती है, यानी सिक्योरिटी डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी हमेशा इंपॉर्टेंस होती है। तो इजराइल इसको कैप्चर करना चाह रहा है ताकि सीरिया पे अटैक आसानी से कर सके, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हाइट की वजह से। दूसरा, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, यहाँ प्लेटू है, आसपास रिवर्स हैं, तो वाटर भी यहाँ से आता है, तो वाटर भी ज्यादा ले सके उसके लिए भी इस रीजन को कैप्चर करना चाहता है। सो गोलान हाइट आप लोग ध्यान रखना, इजराइल और सीरिया के बीच में प्लेटू है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी एक एडिटोरियल है आपका। तो इंडिया का जो न्यूज भी है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बहुत रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रही है। उसमें किन किन चीजों पे पर्टिकुलरली हम फोकस कर रहे हैं? रूफ टॉप सोलर, रूफ टॉप पे सोलर पैनल्स लगा के सोलर एनर्जी को कैप्चर करना और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, स्टोरेज को फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, एक्सेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी प्रमोट करना। स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी हमको स्मार्टली करनी है, यानी कम कॉस्ट में, कम इक्विपमेंट्स में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी, क्योंकि वेस्ट भी जनरेट होता है। सोलर वेस्ट मैनेजमेंट की इंडिया के पास कोई पर्टिकुलर पॉलिसी नहीं है, उसको इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में ही कंसिडर किया जाता है, ये भी हमने डिस्कस किया था, ओके। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवीज आ रहे हैं, अब इलेक्ट्रिक स्कूटीज भी आपको देखने को मिल रही हैं, तो ये भी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का ही शिफ्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें पेट्रोल डीजल नहीं चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम डेवलप कर रहे हैं। सोलर एग्रीकल्चरल पंप्स, पीएम कुसुम स्कीम हमने देखी थी, कुसुम स्कीम काफी बार डिस्कस की है। तो कुसुम में क्या है?
प्रमोट किया जाता है फार्मर्स को कि सोलर पंप्स वो यूज करें। सोलर कोल्ड स्टोरेज, अब देखो सोलर कोल्ड स्टोरेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोल्ड स्टोरेज आप इसको अपने सोल्यूशन में लिख सकते हो। कोल्ड स्टोरेज होना इंडिया का एक बहुत बड़ा अभी भी चैलेंज है, क्योंकि अभी भी हमारे पास प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज नहीं है। उसकी वजह से काफी सारे एग्रीकल्चरल आइटम्स खराब हो जाते हैं, जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं। ऑलराइट, तो उनके लिए हमको कोल्ड स्टोरेज चाहिए जहां पे फ्रिज वाला कंडीशन हो, है ना, कोल्ड स्टोरेज खराब ना हो। उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी अगर हम सोलर तरीके से जनरेट करें तो हमारे पास कोल्ड स्टोरेज की कमी नहीं होगी। सो ये इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी के नए फोकस एरियाज हैं। ये आप देख सकते हो, रूफटॉप सोलर, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है अभी हमको, सोलर एग्रीकल्चरल पंप्स और प्रमोट करना है, सोलर कोल्ड स्टोरेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोलर कोल्ड स्टोरेज। इसको आप अपने एग्रीकल्चर के आंसर्स में भी लिख सकते हो कि सोलर कोल्ड स्टोरेज एक नया सोल्यूशन हो सकता है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी का बर्डन भी जो है कोल वगैरह पे पड़ता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, एक सस्टेनेबल हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। न्यूज में यही है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आज का था जेम्स वेब। अच्छा, अभी हमने एक साइंस टेक के ही सेक्शन में इसको डिस्कस किया था संडे को। जेम्स वेब क्या है? क्या ये कोई कोरोना टूल किट वेरिएंट है? नहीं, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको। स्पेस टेलीस्कोप है? सैटेलाइट है? नहीं है। कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मॉडल है? नहीं है। इट इज अ स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, तो आंसर वुड बी बी, जेम्स वेब टेलीस्कोप। पहला ऐसा टेलीस्कोप बना है जो हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे बड़े टेलीस्कोप को जिसको आज तक किसी ने रिप्लेस नहीं किया, उसको रिप्लेस करने जा रहा है। ठीक है, तो जेम्स वेब एक टेलीस्कोप है जो स्पेस ऑब्जर्व करता है, तो स्पेस टेलीस्कोप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज में है अभी। ये हबल को रिप्लेस करेगा, बहुत अच्छी इसकी एफिशिएंसी है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही था। आई होप समझ आ रहा होगा। आज बहुत इंटरेस्टिंग गोलान हाइट्स वाला आपको एक टॉपिक दिखा होगा, ज्योग्राफी के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। और दैट इज इट फॉर टुडे। सो प्लीज लाइक अस, शेयर अस एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।